स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कलर प्रॉपर्टी, यानी डी ब्लॉक के बहुत सारे मेटल्स और उसके आयन और उसके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, यानी कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्यों, ऐसा क्या खासियत है कि एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा डी ब्लॉक का ही जो मेटल्स है और उसके आयंस हैं या उसके कंपाउंड हैं ज्यादा से ज्यादा कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं? इसका मेन रीजन क्या है? तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को कलर शो करने का मेन कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कलर कब कोई एलिमेंट अपना किस ढंग से रिप्रेजेंट करता है कि वो इस कलर का होगा। तो ले चलते हैं पहले 11th क्लास में। आप सभी स्टूडेंट को याद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के क्रम में आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़े थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप सभी स्टूडेंट पढ़ पाए थे, वहां समझ पाए थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में आता है या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में करता है, और वो जो लाइट होती है वही डिसाइड करती है उसका वेवलेंथ कि वो कौन सा कलर अपीयर करेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, अब देख कर सुनिए। कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है और वो चला गया हायर एनर्जी लेवल में, और जब हायर से लोअर में आता है, क्योंकि एनर्जी लेकर लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन वो जाने के बाद अपने आप को असहज महसूस करता है, अनस्टेबल फील करता है। तो स्टेबल होने के लिए वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में आता है। तो यहां पर ये एनर्जी का इमिशन करते हुए हायर से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में आता है। तो ये जो एनर्जी इमिट करता है लाइट के रूप में, उस लाइट का अपना वेवलेंथ होता है। ये वेवलेंथ डिसाइड करता है कि उस लाइट का कैसा कलर अपीयर होगा, यानी उस लाइट के वेवलेंथ से हम कलर जज करते हैं। अगर उसका वेवलेंथ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट में से किसी से मैच करेगा, वो वैसा कलर का दिखाई देता है। तो मेन कॉन्सेप्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट का कलर फॉर्मेशन का या कलर अपीयरिंग का क्या है, ध्यान दिया जाए। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इस 5 ऑर्बिटल का नेम dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है। ये 5 ऑर्बिटल्स जो आप देख रहे हैं, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहे जाते हैं, समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स कहे जाते हैं। लेकिन इसकी डिजेनरेसी, समान ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, तब भंग हो जाता है, तब स्प्लिट कर जाता है जब ये बहुत सारे लिगेंड्स या न्यूट्रल या निगेटिव स्पेसिस को खुद से जोड़ते हैं। और ऐसा इस कारण हो पाता है क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो होता क्या है कि जब बहुत सारे न्यूट्रल और निगेटिव केमिकल स्पेसिस को बॉन्ड बनाकर ये जोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में उसके अटैक होने से ये जो डी सबसेल का ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाता है एनर्जी के आधार पर, और ये 2 ऑर्बिटल के सेट में विभक्त हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। पहले सेट का नाम होता है T2G और दूसरे सेट का नाम EG। थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल बता दे कि ये T2G क्या है, EG क्या है, किस आधार पर इसको रखा गया इस सेट में। डी सबसेल के ऑर्बिटल जो होते हैं 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई और dz स्क्वायर। इसमें भी 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। पहला ऑर्बिटल ऐसा होता है, पहला 3 ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, इसमें जो लोब्स होते हैं, जो स्टूडेंट लोब नहीं जानते हैं, जान लीजिए इसको लोब बोलते हैं। तो यहाँ कितने लोब हैं टोटल? 4। इस चारों लोब को ध्यान से एक एक लोब को देखिए, ये 2 एक्सिस के बीच में है, जहां भी है, जब भी प्रेजेंट है, 2 एक्सिस के बीच में है। तो dxy, dyz, dzx में लोब 2 एक्सिस के बीच में होता है, और इसको एक सेट में रखा गया है, और इसके सेट का नाम है T2G। तो आज के बाद कभी भी हम कहेंगे T2G सेट में डी सबसेल के कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, तो आप बोलेंगे dxy, dyz, dzx, यानी वे सभी ऑर्बिटल को रखा गया है जिसके लोब 2 एक्सिस के बीच में आते हैं। और अब हम बात करते हैं EG सेट के ऑर्बिटल्स का। वे सभी ऑर्बिटल जो 2 बच जाते हैं
जिसका लोब एक्सिस पर होता है। अब आप देखिए इसमें जो लोब है वो एक्सिस पर है, लोब होता है, लोब LOB। तो यहां पर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो लोब हो, यहां देख रहे हैं ये लोब यहां 4 है और चारों का चारों आप देख सकते हैं ये एक्सिस पर है और यहां पर 2 एक्सिस के बीच में। तो एक्सिस पर जो लोब लेकर आता है डी ऑर्बिटल उसको इजी सेट में रखा गया है और उसका नेम है dx² - y² और dz²। अब आते हैं एनर्जी के आधार पर इसको स्प्लिट करने। तो जैसे ही कोई ट्रांजिशन मेटल्स बहुत सारे न्यूट्रल और निगेटिव आयन से बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी के आधार पर इसका जो डी ऑर्बिटल्स है वो 2 पार्ट में विभक्त हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। एक सेट की एनर्जी होती है कम और एक की होती है अधिक। तो ये लोअर एनर्जी का सेट है जिसका नाम है T2G और ये हायर एनर्जी का सेट है EG। होता क्या है, जब किसी मेटल के सरफेस पर लाइट फॉल करता है, कोई प्रकाश पड़ता है, तो वहां से वो एनर्जी गेन करता है उस मेटल के एटम का इलेक्ट्रॉन, और उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी जैसे ही गेन करता है जो विजिबल रीजन से वो मतलब लाइट से एनर्जी प्राप्त करता है, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत हायर एनर्जी, लोअर से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में चला जाता है। लेकिन ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी लेवल में जाता है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, फिर से वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में आना चाहता है। तो जैसे ही वो आता है तो एनर्जी का इमिशन लाइट के रूप में करता है, वैसे ही जैसे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट में बताया है। तो यहाँ लोअर एनर्जी के सेट से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तो चला जाता है हाई एनर्जी में, लेकिन वो अपने आप को स्टेबल फील नहीं करता है, असहज महसूस करता है, तो पुनः लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में आने लगता है। तो जैसे ही आना शुरू करता है तो अब तो यहाँ आना है तो इसको एनर्जी रिलीज करना होगा, और वो एनर्जी जहां रिलीज किया तो वहां लाइट का इमिशन होगा, उस लाइट का अपना वेवलेंथ होगा। एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, E = hc/λ। तो E = hc/λ, तो उस लाइट का अपना वेवलेंथ होगा और वो जो वेवलेंथ है जिस कलर से मैच होगा वैसा वो कलर अपीयर्ड करेगा। तो ये जो आप पूरा फेनोमेनन देख रहे हैं, एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसी ट्रांसमिशन को नाम दिया गया है डीडी ट्रांजिशन। ये डीडी ट्रांजिशन तब न संभव है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जरा बताइए, जरा सोचिए कि अगर पूरा फुल होगा, स्प्लिट हो गया, कहां जाएगा? पूरा जब फुल ही है, जब पूरा तो वहां क्या होगा? कलरलेस होगा, कोई डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। मतलब जब पूरा फुल होगा तो कहां जाएगा, और पूरा खाली होगा तो कौन जाएगा? ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिए। जब D1 से D9 होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन रखने पर वो कलर्ड आयन, कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कलर्ड कंपाउंड, कलर मेटालिक एटम होगा। लेकिन जब D10 होगा, जैसे कि यहां, तो आप ही बताइए, जब इस तरह से पूरा फुल रहेगा ऑर्बिटल में तो कहीं इलेक्ट्रॉन जाने आने का जगह है? तो जब ये डीडी ट्रांजिशन नहीं संभव है तो वो क्या कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, कलर्ड आयन नहीं बनाएगा, वो खुद कलरलेस होगा। और जब D0 होगा तो आप ही सोचिए, जब D0 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या ये डीडी ट्रांजिशन संभव है? तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिए, हर एक क्वेश्चन बना पाए, आज फुल कैपेसिटी आपको कलर प्रॉपर्टी का मिल गया कि जिस डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है, पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है, वो क्या होगा? कलर्ड होगा। और जो कंप्लीटली वैकेंट होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, वो कलरलेस होगा। यानी उसका सॉल्ट व्हाइट होगा, वो कलरलेस होगा। ठीक है, अब एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो आप सभी स्टूडेंट अपने नोट्स, क्लास नोट्स में लिखे हैं, वो अब थोड़ा देख ले, और तब एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो लिखा वो वास्तव में एक एक लाइन समझने लायक है कि नहीं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, रिक्वेस्ट है आप लोग से कि बात ना करें, नहीं तो हम पहले जिसका मेंटेन हम आप लोग को नहीं कर पाएंगे।
इसलिए ध्यान से समझिए, जितना मन लगाकर हम पढ़ा रहे हैं उतना मन लगाकर आपको पढ़ना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कलरफुल। डी ब्लॉक के एलिमेंट सामान्यतः कलरफुल होते हैं। बिकॉज, क्यों होते हैं ये आप समझ चुके हैं। बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, जो पहले ही डिस्कस कर दिए। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, तो प्रेजेंस ऑफ, अब करा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो डीडी ट्रांजिशन। ये लाइट के प्रेजेंस में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन electrons jumps from one set of orbital to another set of orbital। जो आप समझ चुके कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से वो कलर प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि वो डीडी ट्रांजिशन दिखाता है। और ये कैसे संभव होता है, क्योंकि वो वन एनर्जी के ऑर्बिटल के सेट से दूसरे एनर्जी के सेट में जा पाता है, जो आप अभी तुरंत देखे हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, जब वो हायर से लोअर में आता है तो दे रिलीज सम एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और वेव। लाइट और वेव के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिसाइड, जो लाइट का इमिशन होता है उसका वेवलेंथ डिसाइड करता है कलर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट के कलर का। इफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आयंस contain unpaired इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है इन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन और पार्शियली फिल्ड सब सेल रखता है, तो वो क्या होता है, देन दे आर कलर्ड, जो आप समझ गए। इफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आयंस कंटेन D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन, देन दे आर कलरलेस। और इसके बाद हमने आप सभी स्टूडेंट को जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल समझाया वो यहां बनाना था, तो पहले इसको एक बार फिर से देख लिया जाए। ये है डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग, जिसमें हमने ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में चला जाता है, और इस तरह वह कलर्ड अपीयर करता है डीडी ट्रांजिशन से। तो जो 10 लाइन छोड़े हैं उसमें ये बनाना है, लेकिन पहले आप समझिए, यहां पर कुछ हम क्वेश्चन डील करना चाहते हैं, ध्यान दिया जाए। डिटरमाइन द कलर प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग आयंस। इन आयन का कलर प्रॉपर्टी हमको बताना है। Zn++, Cu+, क्रोमियम 3+, कलर की कलरलेस, ये बताना है। तो जल्दी से बताइए Zn++। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि इसका कलर प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना है, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसके पेरेंट एलिमेंट का, फिर आयन का 3d10 को चेक करना होगा क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज कलरलेस। ये कंप्लीट जवाब होगा। और उसके बाद हम क्रोमियम 3+ में जाएंगे, तो आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं क्या, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या जानते हैं, 3d5 4s1, और 3 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल देंगे तो 3d3 बचेगा, और 3d3 मतलब निश्चित अनपेयर्ड है। तो